नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट स्टार्ट के इस सीरीज में। तो आइए ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इस 4th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ट्रांसफार्मर डीसी मशीन पे कैसे ऑपरेट होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर डीसी मशीन पे ऑपरेट नहीं होता है, आपको भी पता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा कारण है जिस वजह से ट्रांसफार्मर को हम लोग डीसी मशीन पे ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर को आप समझ लीजिए कि आपके क्लास का वो समझदार बच्चा जो सारी बातों को मानता हो, सारे नियम को फॉलो करता हो, बिल्कुल बदमाशी ना करे, कोई ऐसा बच्चा हो आपके क्लास का तो उसे आप आइडियल बच्चा कह लेते हैं। इसी तरह से यहाँ भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ इसी तरह का होगा जिसमें ना तो कोई लॉस होगा, ये सारे नियम सारे लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। सामान्यतः आपको कई बार लोग कह देते हैं ना कि आपके आइडियल कौन है, यानी तुम्हारे आइडियल कौन है, तो आप जवाब देते हो कि चलिए मेरे आइडियल हैं विवेकानंद, या फिर मेरे आइडियल हैं एपीजे अब्दुल कलाम। आप किन्हीं भी व्यक्ति का नाम लेते हो जो महान विभूति हैं, उनसे आप इंस्पायर होते हो, तो आप कहते हो कि वो हमारे आइडियल हैं। यानी कि वो जिस तरह से अपने जीवन को उन्होंने जिया है उसी तरह से कुछ हम भी जीना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उनके लॉज को, उनके नियम्स को, उनके सारे नियम जो उन्होंने अपने जीवन में पालन किया उसको पालन करना चाहते हैं। कुछ इसी तरह से जो ट्रांसफार्मर के लिए कुछ नियम कानून हैं उसे अगर ये पालन कर ले तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर होने के कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? अगर हमारा जो कोई ट्रांसफार्मर होगा ना, हम उसे आइडियल ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में तभी रख सकते हैं, मान के चलिए कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, मानना क्या, अब तो आप समझ ही चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह से ये हमारा कोर होता है, अंदर वाला भाग। ठीक है, आपको पता है ना, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग करते हैं वाइंडिंग, इसके ऊपर हम लोग कर देते हैं वाइंडिंग। ठीक है, चलिए हमने कर दिया वाइंडिंग। सपोज ये हमने कर दिया प्राइमरी वाइंडिंग और इसे हमने वी वोल्टेज यानी कि सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोड होगा। मान लेते हैं कि अब हम कुछ नियम आपको बताएंगे जो अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वारा फॉलो कर लिया जाए तो वो ट्रांसफार्मर आइडियल की कैटेगरी में हो जाता है। हमने आपको क्या बताया है कि जब यहाँ पे वोल्टेज जाता है तो इसके साथ करंट भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये वाइंडिंग में जाएगा ना, तो वाइंडिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा ना। तो अब जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा इसका वैल्यू इस V के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस E1 का वैल्यू इस V के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये सारे कंडीशन हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, यानी कि इस V का वैल्यू इक्वल होना चाहिए E1 के। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब आप मुझे ये बताइए, ये V का वैल्यू E1 के इक्वल कब होगा भाई? कब होगा? जब इस वाइंडिंग में कोई लॉस नहीं होगा। जब इस वाइंडिंग में कोई लॉस नहीं होगा तभी तो इसका वैल्यू E1 के इक्वल होगा। सपोज इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस हम R1 मान लें, अगर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस R1 मान ले तो हमारा R1 जीरो होना चाहिए। प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस जीरो होगा तभी तो कोई लॉस नहीं होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ही है कि भाई ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस नहीं हो। ट्रांसफार्मर डज नॉट हैव एनी लॉसेस एट ऑल। समझ में आया? मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस ना हो। तो भाई ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस ना हो,
ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या देते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर बात है भाई, लॉस नहीं होगा तो लॉस कब नहीं होगा, जब उसका कोई रेसिस्टेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां से जो फ्लक्स चलेगा φ1, क्या चलेगा, सॉरी φ1 या φ कुछ भी कह सकते हैं, तो वो φ हमारे इस वाइंडिंग तक पहुंचना चाहिए, इस वाइंडिंग तक पहुंचना चाहिए, यानी कि नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज। भाई कोई फ्लक्स भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, इसको भी फुलफिल करना होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड होते मिलता है E2, तो ये E2 और E1 इक्वल होना चाहिए, E2 और E1 दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये E2 हमारा E2 हमारा इस वाले VL हम दिखा देते हैं, VL स्टैंड फॉर वोल्टेज इन लोड, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, चलिए। अच्छा, स्टेप अप के लिए आप हमें बताइए, ये हमारा सवाल है आपसे कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा तो VL ज्यादा होगा या भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जवाब आप दीजिए, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ज्यादा होगा हमारा VL, ठीक है। अच्छा, स्टेप डाउन के लिए क्या होता है, DOWN। मैं देखता हूँ कि आपकी जानकारी कितनी सही है। चलिए, स्टेप डाउन के लिए हमारा ये VL से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों केस को हम ये सवाल पूछ रहे थे, ऐसे ही, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन फॉर चेकिंग योर नॉलेज, ओके। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक एट ऑल, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई आगे बढ़ने के क्रम में हम आपको ये बता देते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, कोई भी आइडियल बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता है ना, बच्चा मान के चलिए कितना भी अच्छा हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण हो ही जाता है जिससे हम अक्सर अनसेटिस्फाई रहते हैं। तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर को हम कितना भी मॉडिफाई कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, आज तक हम इस सारे कंडीशन को अचीव नहीं कर पाए हैं। ऐसा कोई मशीन हम बना ही नहीं पाए हैं जिसमें लॉस ना हो, इसमें भी लॉस होता है और सारे ही मशीन में लॉस होता है। समझ पा रहे हैं ना, तो लॉसेज होता ही है, हम उसको तो जितना, मतलब अगर हम एक शब्द में कहें आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, अगर हमसे आप पूछेंगे कि आप हमको सिर्फ एक शब्दों में बता दीजिए कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस पे हम डायरेक्टली किसी ट्रांसफार्मर को कह सकते हैं कि भाई ये आइडियल है, ये आइडियल नहीं है, तो मैं सिर्फ एक कंडीशन बताता हूँ, आप उसे याद रख लीजिएगा। सिर्फ एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन अगर मुझे आप बताने कहेंगे तो मैं कहूँगा कि इस साइड का P1 और इस साइड का P2, यानी कि हम सीधे सीधे आपको लिख दे रहे हैं कि भाई हमारा P1 इक्वल होगा P2 के, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। P1 अगर P2 के इक्वल होगा, हम मान लेंगे कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में कितना भी कुछ कर लें, भाई P1 P2 के इक्वल नहीं हो सकता, या फिर हम इस कंडीशन को जिस दिन अचीव कर लेंगे तो उस दिन खैर बात ही खत्म है, इस कंडीशन को हम अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं लिख देता हूँ, आइडियल ट्रांसफार्मर जो है इमेजिनरी है, दिस इज जस्ट अ इमेजिनरी ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, इमेजिनरी है, मैंने लिख दिया है, वैसे यहाँ पे आप नोट्स में देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है, आपके लिए। यह सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर विच हैज़ नो कॉपर लॉस, मतलब इसमें लॉसेज वगैरह नहीं होना चाहिए। कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू I²R, आपको पता है, तो फिर हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस कोर पे जो होता है,
नो लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स भी लीक नहीं होना चाहिए। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, भाई ये सारी कैरेक्टरिस्टिक को हमने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी परमेबिलिटी जो है इनफाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट परमेबिलिटी होगा तभी तो फ्लक्स लीकेज नहीं होगा ना, फ्लक्स अच्छे से ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसा नहीं अचीव कर सकते हम लोग, ये सारे कंडीशन वैसे पढ़ने के लिए ठीक है, आप लोग रीड कर लेंगे और नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, रीड एंड नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आ जाइए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं, ठीक है। हम आपको एक होमवर्क देंगे, ठीक है, वो होमवर्क को आपको सीरियसली करना होगा, और हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आप होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप होमवर्क हम बना के हमें सबमिट कर सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे, और जितने बच्चे उसको सबमिट करेंगे प्रॉपरली, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बेस्ट होमवर्क होगा आपके द्वारा सबमिट किया गया उसको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, भाई आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि मुझे HW है, ठीक है, ये आपके लिए HW है कि मुझे आप जो है ना वो इन दोनों का कंपैरिजन करके बताओगे। मुझे आप क्या करोगे, कंपैरिजन करके बताओगे, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप हमें डिफरेंशिएट करके बताएंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए, ठीक है। तो मैंने ये आपको होमवर्क दे दिया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ने के क्रम में अब हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये, यहाँ हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, यहाँ जो होता है हम उसको करेंगे। लेकिन सवाल को या फिर ट्रांसफार्मर के जितने भी नियम हैं जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसिडर करते हैं। भाई आपके मन में आ रहा होगा कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसका कारण ये है कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप समझ पाएँ कि हम आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसिडर क्यों करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। जब भी हम कोई सवाल करेंगे या आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसिडर करेंगे, ना कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को ठीक है, हम अपने जनरल लाइफ में जाते हैं तो इतना एरर वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जनरली आइडियल ट्रांसफार्मर को फॉलो करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को एक शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा P1 P2 के इक्वल नहीं होगा, P2 के इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा P1 हमेशा ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन P2 के, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो P2 है ना, अभी P2 P2 P1 P2 में कंफ्यूज नहीं होना है। आप समझ रहे हैं कि भाई P1 जो है वो प्राइमरी साइड का पावर है और P2 सेकेंडरी साइड का पावर है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई हमारा P1 इज इक्वल्स टू V1I1, ठीक है, और P2 इज इक्वल्स टू V2I2, ठीक है, where P1 is the power of primary side and P2 is the power of secondary side. Again the voltage is the primary side voltage, प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज जो हम लोग सोर्स वोल्टेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे V2 है लोड वोल्टेज, ठीक है, तो आप जानते हैं, इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमें इक्वल टू नहीं मिलेगा, हमारा P1 हमेशा ग्रेटर होगा, P2 हमें कम मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग 90% से ज़्यादा ही होता है, 98, 97, 94 इस तरह से होता है। तो फिर हमें ज़्यादा लॉस इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि रोटरी पार्ट इसमें नहीं है ना। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं।
क्योंकि देखिए हम जो लिख रहे थे ना भाई, P2 कम क्यों हो जाता है? P2 कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा कुछ न कुछ लॉस हो जाता है P1 के साथ। P1 के साथ क्या हो जाता है? हमारा कुछ कुछ लॉस हो जाता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट में मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई हमारा जो P1 होता है ना, P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस कुछ लॉस हो जाता है। वो लॉस कौन कौन सा लॉस हो सकता है? ये लॉस आयरन लॉस हो सकता है, कॉपर लॉस हो सकता है, और भी जो सारे लॉस आप जानते हैं वो सारे लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस हो सकता है जो इसमें होता है, ठीक है। बेसिकली आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये सारी चीज़ों को हम आई स्क्वायर आर से दिखा देते हैं। तो इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज अ रियल ट्रांसफार्मर, ये एक रियल ट्रांसफार्मर है विच हैज़ कॉपर लॉस, आयरन लॉस, कोर लॉस, लीकेज फ्लक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इट हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, hence has a copper losses. The core has finite permeability. अब देखिए इसकी कुछ परमेबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी होता है। पूरा का पूरा फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुँच पाता है। hence the magnetizing current is not a zero। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को आप अगेन रीड कर लेंगे और नोट कर लेंगे। रीड एंड नोट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर ऑन डीसी। अब ट्रांसफार्मर को डीसी पे कैसे ऑपरेट करें? ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रांसफार्मर को डीसी पे क्यों ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाते? हाँ, ट्रांसफार्मर को जो है डीसी पे ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि भाई जो डीसी करंट होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़ीरो। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। अगर हम आपको एसी करंट और डीसी करंट दिखाएं, ऑफ कोर्स आपको वेवफॉर्म बहुत अच्छे से पता होगा अब तक, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट उसमें वीक है तो हम क्या करेंगे कि इसको ख़त्म करने के बाद आप हमको बताइएगा, तो फिर उसको भी स्टार्ट करेंगे और फटाफट से हम निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो एसी करंट का जब हम लोग वेव फॉर्म देखते हैं तो वो कुछ हमारा आता है साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल वेव आता है ना, कुछ इस तरह से हमारा वेव फॉर्म आ रहा होता है, कुछ इस तरह से हमारा वेव फॉर्म आ रहा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको जीरो से ना बनाना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो से बना लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा साइनोसोडल वेव आता है ना एसी के केस में। ये हमारा किसके केस में आता है? ये हमारा आता है एसी के केस में। ठीक है, और अगर डीसी की केस की बात करें तो डीसी के केस में क्या होता है भाई? तो डीसी के केस में हमारे पास ये साइनोसोडल वेव नहीं आता है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा होता है, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट मिल रहा होता है। ये हमारा होता है डीसी के केस में। ठीक है, तो ये बताने का क्या कारण है, ये आप जानते हैं, मुझे पता है। ठीक है, ये बताने का बेसिकली कारण यहाँ पे ये है, जो एसी करंट होता है ना, एसी करंट आई, ठीक है, आई से दिखाते हैं ना करंट को, तो यहाँ पे अगर एसी करंट की बात करें तो हम वाइट ले लेते हैं, एसी के लिए वाइट और डीसी के लिए जो है, जो कलर ले रहे हैं वही सही है। अच्छा, तो आई ए सी से हम दिखा देते हैं यहाँ पे एसी करंट को। तो आई ए सी क्या हो जाता है भाई? आई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है। तो भाई अगर हम लोग एसी करंट का वेव फॉर्म देखें तो कुछ इस तरह से हमें इसका इक्वेशन मिलता है, आई एम साइन ओमेगा टी। इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमें कांस्टेंट आई मिल रहा होता है, तो आई डी सी के लिए अगर हम लोग कंपेयर करें तो आई डी सी के लिए हमारा आई एम, जो आई एम मिलता है यही हमेशा मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कभी हमारा आई जीरो है, कभी आई मैक्सिमम है, कभी बहुत एकदम फुल मैक्सिमम है, कभी फिर घट रहा है, कभी निगेटिव हो रहा है, तो इसीलिए साइन के वेव में मिलता है, इसीलिए साइन के फॉर्म में, ओमेगा टी के फॉर्म में। ओमेगा टी हमारा ये एंगल है। बेसिकली ये सारी बातें आप जानते हैं। ठीक है,
अब हम आपको ये भी बता दें कि देखिए जब साइन वेव एसी करंट दे रहे होते हैं ना ट्रांसफार्मर में, जब एसी करंट दे रहे होते हैं तो क्या होता है कि करंट यहाँ से यहाँ जीरो होता है, फिर करंट राइज करता है, फिर राइज करता है, फिर मैक्सिमम चला जाता है, फिर घटता है घटता है घटता है, फिर जीरो चला जाता है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए किसी सर्किट में एसी करंट दिया जाए, ठीक है, तो किसी सर्किट में मान के चलिए यहाँ पे इस सर्किट में अगर हम एसी करंट दे दें, ठीक है, तो एसी करंट का मतलब ही है कि एक बार डायरेक्शन तो इधर से जाएगा, जब पॉजिटिव साइकिल जा रहा होगा तो हमारा लोड जो भी होगा ना उसमें हमारा एक बार तो डायरेक्शन इधर से जाएगा, फिर निगेटिव साइकिल के दौरान ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब इधर से जाएगा, अब इधर से जाएगा यानी कि इधर से नीचे से जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन इसमें एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है डीसी के केस में। अब आप बताइए कि कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट फॉर्म में जा रहा है। भाई इस अल्टरनेट फॉर्म के कारण ही तो हमारा जो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना फाई एसी के केस में, वो हमारा फाई एम ओमेगा टी, कुछ इसी तरह से साइन ओमेगा टी कुछ इसी तरह से आता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि फाई हमारा भी इस तरह से ही आता है, इस तरह से ऊपर नीचे चेंजिंग फ्लक्स आता है ना। और यहाँ पे हमें फाई जो मिलता है, फाई डीसी के केस में अगर देखें तो वो हमें फ्लक्स जो मिलता है सिर्फ फाई एम, क्योंकि यहाँ पे जो करंट मैक्सिमम एक बार चल गया तो फिर नीचे ऊपर हो ही नहीं रहा है, तो फ्लक्स भी तो चेंज नहीं होगा ना, फ्लक्स भी वैसा ही जाएगा। अब आप क्या पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हमारा जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ का अगर सिंपल डेफिनेशन आप लोग कुछ पढ़े हैं तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप बताइए, अब आप बताइए कि भाई जब इस केस में फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो हमारा कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, समझ रहे हैं। डीसी के केस में हमारा फ्लक्स चेंज ही नहीं होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड ही कैसे होगा। लेकिन इस केस में हमारा फ्लक्स हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है, साइन वेव के फॉर्म में आता है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो हमारा यहाँ पे हर वक्त एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम मशीन को ऑन करेंगे ना, जब हम सप्लाई देंगे तभी सिर्फ उस इंस्टेंट के लिए थोड़ा सा चेंज होके मैक्सिमम तो हो जाएगा। भाई शुरुआत करेंगे तो जीरो से ही ना करेंगे, अरे भाई शुरुआत करेंगे तो जीरो से करेंगे कि एक के बार हाई थोड़ी चला जाएगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर हाई जाएगा। तो भाई यहाँ पे चेंज हो रहा है केवल, तो इतना टाइम के लिए, बस इतना टाइम के लिए हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बस इतने ही टाइम के लिए ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उसके बाद तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा तो भाई काम ही नहीं होगा ना। हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर में, अगर हम बात करें तो हमारा ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोई बताइए। ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये हमारा कोर है ना, अभी हम वाइंडिंग वगैरह नहीं बनाएंगे, ये हमारा कोर है। तो यहाँ पे जो, एक मिनट बना ही लेते, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो यही, सॉरी, यहाँ से जो फ्लक्स हमारा ट्रांसफर होता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है एसी के केस में, ठीक है, ये जो ट्रांसफर होता है ये यहाँ पे जाता है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है, तभी तो चेंजिंग फ्लक्स होता है ना, अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज अ चेंजिंग फ्लक्स। तो ये फ्लक्स यहाँ पे जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है, और इसी ईएमएफ को तो हम ले लेते हैं। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा तो हम लेंगे क्या, ईएमएफ नहीं इंड्यूस्ड होगा तो हमें V2 नहीं मिलेगा, हमें V2 नहीं मिलेगा तो फिर हमें सेकेंड एंड पे कोई वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा तो सेकेंड एंड पे कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, तो ट्रांसफार्मर को हम डीसी पे ऑपरेट नहीं कर सकते। द रीजन इज बिकॉज द डीसी करंट हैज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट करंट या फिर कांस्टेंट फ्लक्स, नो चेंजिंग फ्लक्स। या फिर आप सिंपल शब्दों में इतना याद रखिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हो ही नहीं रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, सिग्नल फ्रीक्वेंट होना,
पॉजिटिव में जाना, नेगेटिव में जाना, फिर पॉजिटिव में जाना, फिर नेगेटिव में जाना, इसी को कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, यहाँ पे हमारा f0 है, तो इसीलिए सिंपल शब्दों में आप ये मान लीजिए कि f0 है, इस वजह से नहीं होगा ट्रांसफार्मर ऑपरेट। ठीक है, तो ये सारे कारण जो हैं इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको अगेन क्या करेंगे जरा बताइए, इसको करेंगे रीड एंड नोट, इसको करेंगे रीड एंड नोट। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, एक नज़र दे देते हैं जरा सिलेबस पे। सिलेबस में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सेल टाइप, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, हो गया है पिछले लेक्चर में, नहीं देखा हो तो देख लीजिए लेक्चर नंबर 3। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह भी मैंने बता दिया है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी हो गया है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेटिंग, ये सब तो आप बना के लिख सकते हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए। ट्रांसफार्मर के रेटिंग का क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों रेटिंग करते हैं बेसिकली, तभी तो हमें पता चलता है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर नो लोड का कंडीशन, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, यहाँ पे ऑन नहीं है, ऑन दे देंगे, यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ओके, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तैयार रहिएगा, थोड़ा लंबा है, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए और अच्छे से समझना होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑन लोड, लोड में क्या होता है, और नो लोड में मतलब सेकेंड वाइंडिंग पे जो हम लोग लोड लगाते हैं ना, उसको हटा देंगे, एकदम से हटा देंगे। तो फिर क्या होगा, आपके मन में सवाल आता होगा ना भाई कि इतना सारा जो वोल्टेज और करंट है हमारे गली मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर पे आता है, अगर हम अपना पंखा बल्ब बंद कर दें, लोड को डिस्कनेक्ट कर दें या जीरो कर दें, तो फिर ट्रांसफार्मर में क्या होता होगा, क्या तब भी उसमें करंट आता होगा, क्या तब भी उसमें वोल्टेज आता होगा, क्या तब भी उसमें पावर आता होगा। तो आपके मन में सवाल आता होगा ना, तो ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। बेसिकली अब बहुत ज़्यादा नहीं बच गया, अब थोड़ा बहुत बच गया है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे। और ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं आप भी कर रहे होंगे, और इसी कड़ी में थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल को आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आजकल हम चैनल का एनालिटिक्स चेक कर रहे होते हैं, तो मुझे क्या मिलता है कि जिस तरह से कार्बन और फिर कार्बन नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना हमारे वायुमंडल में, उस तरह से मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मुझे ये बहुत डिसअपॉइंट करता है, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हम आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, तो आप क्यों हमें यहाँ पे ऑक्सीजन बना के छोड़ दे रहे हैं, हमें भी नाइट्रोजन बनने का मौका दीजिए। यानी कि 21% जो आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, चैनल को देखने वाले लोग 100% में से 79% के करीब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 78% ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, सिर्फ 21% के सहारे चल रहा है। तो भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लेक्चर देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, ये आप यहीं तक